चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके करंट अफेयर, राइट। और उस करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे आपके 20 न्यूज़। हम जो है आज की करंट अफेयर की क्लास में आपके 20 न्यूज़ को कवर करेंगे। और ये 20 न्यूज़ जो है आपकी, ये आपकी 6 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक की, 6 से 9 जुलाई तक। अब मैंने ना ये आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करवा रही हूँ मैं, एक तरीके से समझ के चलो कि डेली जो आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस चल रहा है। चलिए, तो पहली न्यूज़ आपकी पढ़ते हैं। पहली न्यूज़ क्या दे रखी है आपकी, बोला गया है गवर्नमेंट इशूज नोटिस टू मेटा ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एड्स। अब देखो यहाँ पे सरकार ने मेटा यानी मेटा एक कंपनी है जिसका व्हाट्सएप भी है, जिसका फेसबुक भी है, जिसका इंस्टाग्राम भी है। देखा होगा आपने कि आप जब व्हाट्सएप खोलोगे तो मेटा का एक ऑप्शन आता है, इंस्टा में भी आपका आता है। इसी तरीके से सरकार ने क्या लगाया, नोटिस दिया किसको, मेटा को सरकार ने नोटिस दिया है। अभी देखो आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, तो बस आपको एक ही न्यूज दिखती है कि आज इसने इसको मार दिया, आज सिया ने इसको वहां से धक्का दे दिया, आज इसने ये कर दिया, आज वो, मतलब सारी चीजें कैसी आपकी नेगेटिव नैरेटिव सेट करने वाली है। और साथ ही साथ आपकी जो है यहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल जो एड्स होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं कि किसी ने किसका रेप कर दिया, इतने लोगों ने गैंग रेप किया, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी न्यूज़ेस आपकी जो है क्या इंडिकेट करती है, ये आपके जो ह्यूमंस है, जो आपका इंसान है, उसके माइंड में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे क्या नोटिस दिया, किसको, मेटा को नोटिस दिया। अब यहाँ पे इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज की मैं बात करूं, इस न्यूज में इंपॉर्टेंस क्या है आपका, इस न्यूज में इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो कौन से मिनिस्ट्री ने दिया, अब सरकार ने दिया, लेकिन सरकार के भी किस भाग ने दिया, तो सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY ने डायरेक्टेड मेटा द पेरेंट कंपनी ऑफ इंस्टाग्राम डिसेबल्ड एडवर्टीजमेंट ऑन कंटेंट प्रमोटिंग फैसिलिटीज एक्सेस टू चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। CM मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सरकार का एक भाग है, सरकार का एक डिपार्टमेंट, इसने जो है मेटा की इंस्टाग्राम में क्या बोला है कि तुम जो चाइल्ड सेक्सुअल जो एड्स होते हैं उनको प्रमोट ना करो। इससे क्या होता है, एक नेगेटिव नैरेटिव बनता है। तो ये बात ध्यान रखना। द मिनिस्ट्री ऑल्सो सॉट द डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मेटा विदाउट 7 days रिगार्डिंग द स्टेप्स टेकन। अब जो है यहाँ पे इतना ये ध्यान नहीं रखना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जल्दी आओ, देर से आ रहे हो तुम लोग। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ध्यान सिर्फ ये रखना है, MEITY ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया है, मेटा को एक क्या दिया है, नोटिस दिया, बस इतना ध्यान रखना। और क्या है ये, एक्सप्लेन फुल फॉर्म पे देख लेना, CACAM क्या है ये, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए, इसको बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना, हिंदी में भी दे रखा, आप लोग जो है इतनी मेहरबानी कर देना कि इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली डायरेक्टेड विच कंपनी टू डिसेबल एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे अभी MEITY ने किसको जो है यहाँ पे क्या दिया, नोटिस दिया है। तो गूगल को दिया है, मेटा को दिया है, माइक्रोसॉफ्ट को दिया है, या फिर एक्सक्रॉप को दिया है, मेटा को दिया है आपके, किसने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी एक नोटिस। चलिए दूसरी न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी गैस कर्व ईस्ट एज LNG शिपमेंट्स नॉर्मलाइज, यानी कि आपको पता है ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रही है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रही है आने वाले इन दिनों में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रही है, इंडिया बोल रही, USA वर्सेस ईरान और वॉर चल रही है ना। ये अब इस वॉर के चलते जो है
इस वॉर के चलते यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। और ध्यान रखना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसको किस किस को करती है, ये आपकी पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को क्या करती है, ये आपस में मिलाती है। आई बात समझ में? ये देखो पर्शियन गल्फ है ये, और ये आपका कौन सा हो गया, ओमान की खाड़ी। इन पर्शियन गल्फ को और ओमान की खाड़ी को क्या करती है, ये आपस में जोड़ने का काम करती है। तो जनरली देखा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब वॉर चल रही थी तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था। इससे जो आपकी एलएनजी जो आपकी जो गैस की शिप्स थी वो नहीं आ रही थी, इसलिए इंडिया में भी क्या हुई थी, गैस की शॉर्टेज हुई थी। आपको पता है कि गैस मिलना बहुत मुश्किल हो रखा था, इसको जो है बंद किया था। लेकिन अब बात की जाए तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्या कर दिया, खोल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इमरजेंसी गैस कर्व्स ईस्ट एज एलएनजी शिपमेंट्स नॉर्मलाइज, यानी कि अब जो है यहाँ पे गैस की जो शॉर्टेज थी वो क्या हो गई है, नॉर्मल हो चुकी है। अभी तक जो आपकी गैस की शॉर्टेज चल रही थी वो चल ही रही थी, लेकिन अब जो है गैस की शॉर्टेज नॉर्मल हो गई। देखो यहाँ पे लिखा भी है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन द मोस्ट प्रोविजन ऑफ द इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन आफ्टर ऑर्डर फॉलोइंग the resumption of the liquefied natural gas shipments through the Strait of Hormuz. It is noted. अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है ध्यान देना आप लोगों ने कि नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 ब्रॉट ऑन मार्च। अब जो है यहाँ पे ये तो इतना ध्यान नहीं देना आपको, ये फोटो है देख लेना इसमें। अच्छा अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ज्यादा आपकी चर्चा में रही है इस साल, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आई है न्यूज में। तो अब आपको क्या रखना है ध्यान, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस किस को मिलाती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन कौन सी कंट्री से होते हुए जाती है, ये ध्यान रखना। यूपीएससी में आया था ना कौन कौन सी कंट्रीज में आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो है यहाँ पे बाउंड्री लगती है, तो देख लेना वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पे आपकी, जो आपको यहाँ पे सऊदी अरब दिख रहा है आपको, है ना, सऊदी अरब के ऊपर जो है यहाँ पे ये जो आपको कर्व दिख रहा है ओमान के ऊपर, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और ये आपका कतर के नीचे आपका आ गया पर्शियन गल्फ, और इधर आ गया आपका कौन सा गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। तो ध्यान रखना कि किस किस को लगता है भाई, आपका लगता है यहाँ पे सऊदी अरब को, ओमान को, ईरान को, कुवैत को, कतर को, ये आपको ध्यान रखना कि किस किस को लगता है ये इस तरीके से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रही है इस बारी, तो ये देख लेना आप, इसमें देख लेना। चलिए तीसरी न्यूज हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो द नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 वाज इशूड अंडर विच एक्ट। अब जो है यहाँ पे ना एक रेगुलेशन आया है, ये नेचुरल गैस से रिलेटेड, ये आया है नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026। इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज मतलब सबसे ज्यादा जिस जिस चीज को जरूरत है उनको हम जो है यहाँ पे गैस देंगे। जैसे आपका होटल आपका जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे था। इससे अगर ऊपर की बात करूं, अगर बायोगैस वालों को बायोगैस वालों को अगर गैस की जरूरत है तो हम उनको देंगे। अगर बात करी जाए तो जैसे अलग अलग एरियाज में जिनको सबसे ज्यादा गैस की जरूरत, अब गैस एलपीजी ही नहीं आती है, गैस में आपका कोल आता है, मतलब जो क्रूड ऑयल होता है वो अलग अलग रिफाइन होकर तब लास्ट फॉर्म आती है उसकी एलपीजी, है ना। तो यहाँ पे ये रेगुलेशन आया था नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026। इसके तहत बोला था सरकार ने कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, यानी कि सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है उनको ही हम गैस सप्लाई करेंगे। और अगर इसी लिस्ट में देखा जाए तो होटल जो है सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन इस रेगुलेशन में क्या था कि एसेंशियल कमोडिटीज को हम क्या देंगे, सबसे पहले जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उनको ही हम गैस प्रोवाइड करेंगे। बैठो जल्दी, इतनी जल्दी आने का क्या रीजन? इंस्टाग्राम में मोदी जी को फॉलो करते हो? हाँ करो, पता चलेगा कहाँ कहाँ घूम रहे। जुलाई में मोदी जी को जाना था एक तो इंडोनेशिया,
ऑस्ट्रेलिया और अगर तुम इंस्टाग्राम पे मोदी जी को फॉलो करते तो तुम्हें सबसे ज्यादा न्यूज में सबसे ज्यादा देखने को मिलती। और ये है पाबो सुबियांतो, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, जो कि 2025 में आपका चीफ गेस्ट भी बना था रिपब्लिक डे में, याद है 2025 में। तो अगर मैं बात करूं तो मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा आरंभ कर दिया और उसमें जो है सबसे पहले इंडोनेशिया से आरंभ किया। अब जो है लिखा है ना, मोदी बिगिंस 3 नेशन ट्रिप स्टार्ट्स विद इंडोनेशिया टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक टाइज। 3 देशों की यात्रा करनी थी जुलाई में, उन 3 देशों की यात्रा में सबसे पहले जो है इंडोनेशिया से शुरुआत कर चुकी है। आई बात समझ में? अब जो है यहाँ पे क्या मतलब है इस यात्रा को करने का। आप लोग जो है मोदी को अगर तुम फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो क्या, इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मोदी की कहाँ कहाँ जा रहा है, सब चीजें न्यूज में मिले। एटलीस्ट तुम अपने प्रधानमंत्री को तो फॉलो कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के अलावा तरह तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे, है ना, लेकिन इनको भी फॉलो कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, अब जो है जुलाई की न्यूज पढ़ लेना। जुलाई में आपको इंडोनेशिया का तो पता चल गया कि इंडोनेशिया में इन्होंने जो है अपनी यात्रा आरंभ कर दी है, यात्रा कर चुकी है। अब तो खैर यात्रा पूरी हो चुकी है। अब जो है दूसरा, या तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या वो न्यूजीलैंड जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखो, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर सेट टू होल्ड डिस्कशन विद इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुबियांतो टू एड मोमेंटम टू दिस पार्टनरशिप अक्रॉस द डाइवर्स सेक्टर्स। यानी कि क्या बोला है कि अब जो है हम अब अच्छा देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास आपको कराई थी, तो फर्स्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी अष्टलक्ष्मी, याद है कि हम जो है अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो है अपना जो है मतलब अपना रिलेशन को और अच्छा मजबूत करने वाले। तो पहले देखो, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो कि ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि भाई मोदी जो है यहाँ गया क्यों है, मोदी गया क्यों है यहाँ। देखो ये आपका इंडिया है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपके कैसे है भाई, साउथ एशियन कंट्रीज, यानी कि एशिया साउथ एशियन कंट्रीज, इनको हम बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज। अब इन साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे पहले देखो मोदी पहुंच चुका है आपके यहाँ। अब दूसरे कहा जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, आई बात समझ में, फिर न्यूजीलैंड जाएगा। तो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ वो अपना रिलेशन बना रहा है। देखो इंडोनेशिया चला गया, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये रेड कलर का दिख रहा है आपको न्यूजीलैंड, है ना। तो ये सब कैसे साउथ में, आई बात समझ में। अब जो है इंडोनेशिया पहुंच गया। अब इंडोनेशिया में जाने का मेन रीजन ये है कि इंडोनेशिया में जाके इन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। अब पार्टनरशिप कैसे, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, हम सब तरीके से तुम्हारे साथ क्या करेंगे, अब अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनको और बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन लिखा है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इसको इंडो पैसिफिक रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस साइड आपका जो है पैसिफिक रीजन है और ये आपका हिंद महासागर हो गया, है ना। ये तो हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन के पूरे एरिया को हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। अब इस इंडो पैसिफिक रीजन में अभी आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि मोदी कहाँ गया था, क्वाड में। क्वाड किस लिए बना था, तुमने लास्ट हफ्ते की करंट अफेयर नहीं पढ़ी? हाँ, चाइना की जो मोनोपोली है यहाँ पे। अब देखो चाइना ये रहा, और चाइना का ये एरिया छोटा सा आता है आपका, इसको कहते हैं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब ये साउथ चाइना सी में जो है अवैध रूप से, इलीगल रूप से चाइना तो अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है। अब उसकी नजर है इस वाले एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन, इस वाले एरिया में। अगर इस वाले एरिया में अगर चाइना अपना अपना क्या कर देगा, मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेगा, मोनोपोली बना देगा, तो क्या होगा इस रीजन में, क्या होगा बताओ। इंडिया का, इंडिया के साथ साथ बाकी जो कंट्रीज है इनका भी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। कैसे भाई, अब चाइना अगर इस एरिया में बैठा है तो उसने अपने शिप्स बैठाए रहेंगे, अपने ट्रूप्स बैठाए रहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो, अपना जो बिजनेस है, मतलब
यहाँ की इस एरिया में जो भी रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज में जो है सबसे ज्यादा अधिकार किसका हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। साथ ही साथ अगर जो हमारा ट्रेड हो रहा है अलग अलग एरियाज के साथ, वहां पे वो क्या कर देगा, टैक्सेस को ज्यादा इम्पोज कर देगा, है ना। तो ये आपका जो है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी जो इंडोनेशिया अभी इसलिए गए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो है इंडो पैसिफिक रीजन की जो है क्या करें, इंडो पैसिफिक रीजन की क्या कर सकते हैं, हम खुद से अपना क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपस में पार्टनरशिप करेंगे अलग अलग एरिया में, चाहे ट्रेड हो गया, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, जिस भी तरीके से। अभी देखो आप जब आगे पढ़ोगे तो बैंगलोर की एक इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी आपकी इंडोनेशिया में खुल चुकी है। अभी आगे देखोगे, अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है। तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिससे एमबीए करते हैं ना, एमबीए एमबीए करने के लिए अब इंडोनेशिया में क्या खुल गया, एक कॉलेज खुल गया। बैंगलोर की एक ब्रांच है जो कहाँ खुल गई, इंडोनेशिया में खुल। आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखो कैसे आपको पार्टनर कैसे मिल रहा है, आपको संबंध जो है मजबूत बनते हुए दिख रहे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बात करती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन इंडोनेशिया ऑन मंडे ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज 3। अब देखो पाब्लो सुबियांतो जो है खुद से जो है मोदी को लेने गए हैं, है ना। और यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर सेट टू होल्ड डिस्कशन विद इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुबियांतो टू ऐड मोमेंटम टू दिस पार्टनरशिप अक्रॉस द डाइवर्स सेक्टर्स। यानी कि हम अपनी जो पार्टनरशिप है उसको अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज में हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद वो कहा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाएंगे नेक्स्ट एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में जो आपका ट्रेड है, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने कदम बढ़ा सकते हैं, वो मेन डिस्कशन है यहाँ पे। तो लिखा है यहाँ पे ग्रैंड वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो अपॉन अराइवल इन जकार्ता ऑन मंडे। कहाँ लैंड हुई, जकार्ता में। चलो ये जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस हुई है ये न्यूज। देखो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो रिसीव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द एयरपोर्ट इन जकार्ता ऑन जुलाई 6। 6 जुलाई की है ये। लिखा भी है नरेंद्र मोदी फोटो गैलरी, इंस्टाग्राम में देखोगे आजकल बहुत चल रही है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड इंडोनेशिया एज द फर्स्ट लेग। ये तो हमने देख लिया। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसीज, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मैंने बताई थी। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि एक्ट ईस्ट की तरफ हम अपने ट्रेड किस तरीके से बना सकते हैं, अपना जो रिलेशन को मजबूत करने के लिए, संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वैसी एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है, ताकि हम जो अपने वेस्ट के साथ भी क्या कर सके, अपने संबंधों को मजबूत कर सके। तो यहाँ पे जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन, a commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific. This is the first bilateral visit to Indonesia since two countries evaluated. अब जो है यहाँ पे two countries elevated their ties are comprehensive, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया ने क्या कर दिया, अब टाई अप कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर जो है इस एरिया को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पे देखते हैं हम। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अब अच्छा देखो जरा ध्यान से देखो एक, हाँ यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने फोन में सर्च करो प्रम्बनम टेम्पल, निकालो फोन में, देखिए सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन हिंदुओं में सबसे बड़ी जो टेम्पल है वो कहाँ है, आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है ये, इंडोनेशिया में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। अब देखो यहाँ की, इन्होंने यहाँ का भी विजिट किया, इस एरिया को भी विजिट किया। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अभी सिया ने कौन सा गोयल था वो, सिया जो लड़की थी, अभी रिसेंट केस आया, उसने कौन सा फोर्ट था वो जहां से उसने धक्का मारा था,
पता नहीं कहाँ से भी मारा था। तो जब से वो सीन हुआ है ना, तब से वो एरिया जो है ज्यादा फेमस हो गया है। किस लिए? टूरिज्म के लिए। अब लोग देखने जा रहे हैं उस एरिया को। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया इस मंदिर को, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे आपका केदारनाथ है, केदारनाथ में जो है यहाँ पे मोदी ने क्या कह रहा था, याद है तुम्हें केदारनाथ मंदिर में मोदी जी ने क्या किया था? वहां पे एक गुफा में जो है उन्होंने तपस्या करी, तपस्या तो क्या कह सकते, लेकिन गुफा में रहे वो एक कुछ समय के लिए, तो वो गुफा क्या हो गई? फेमस हो गई। इसी प्रकार से इंडोनेशिया में भी इस मंदिर को देखो जरा। ये मंदिर जो आपके हिंदुओं की सबसे बड़ी मंदिर है, देख ली, हिंदुओं की सबसे बड़ी मंदिर है। अब अगर इंडोनेशिया के इस मंदिर में अगर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो हिंदू समाज है वो भी इस मंदिर में जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा। यानी कि टूरिज्म बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच में संबंध मजबूत हो रहे हैं। तो इस मंदिर को भी जो है यहाँ पे क्या किया इन्होंने? हाईलाइटिंग द शेयर्ड civilized and cultural links between two countries. The visit underscore Indonesia's strategic importance in the Indo-Pacific region. तो यहाँ पे देखो, अब जो है यहाँ पे एक मंदिर था, ये मंदिर मैंने आपको बता दिया है। चलिए, क्या है ये मंदिर? क्या है? The Prambanan temple visited during the Prime Minister tour is best known as UNESCO Biosphere Reserve, the world oldest mosque, Indonesia largest Hindu temple, या फिर Indonesia largest Buddhist temple। क्या होगा इसमें ऑप्शन? ए, सी। एक क्यों बोल रहे हो भाई? सी। तो यहाँ पे देखो, अब जो है क्वेश्चन बन सकता है। आजकल ये मंदिर भी चर्चा में रही है, तो बन सकता है, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ी और आपने सीधा से लिख दिया कि परम्बरम टेम्पल है ना, बनन टेम्पल है, तो आप लोग क्या करोगे? जब करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं होगा तो आप लोग तो कुछ भी टिक कर दोगे, तो क्वेश्चन को छोड़ दोगे। लेकिन ये क्या आपकी मंदिर जो आपके किसमें करंट अफेयर में इंपॉर्टेंस रखती है, तो कल्चर से रिलेटेड चीजें जो आपकी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। अग्निवीर जो है था, अग्निवीर कब आया था? 2023 में इसका पहला बैच बनता है। अब 2023 में इसका पहला बैच बन रहा है, तो 2026 में पहला बैच खत्म होने वाला होगा, क्योंकि 4 साल का था ये, है ना। अब वो जो अग्निवीर जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या बात थी? अग्निवीर स्कीम में क्या बात थी? अग्निवीर स्कीम में ये बोला था कि भाई कि 25% जो कैंडिडेट्स होंगे वो ही क्या होंगे? परमानेंट होंगे। आई बात समझ में, है ना। पहले इसको ध्यान से दे दो, उसके बाद न्यूज हम बाद में पढ़ेंगे। 2023 में पहला बैच बनता है, अब 26 में जो है यहाँ पे खत्म होने वाला है ये बैच। अब इनके बारे में भी तो सोच विचार करना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो जरा। अग्निपथ स्कीम, आर्म्ड फोर्स सीक लार्जर रिटेंशन ऑफ अग्निवीर आफ्टर एंड ऑफ 4 ईयर टेन्योर। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैंने बताया ना कि 4 साल का इनका टेन्योर था। अब जो है यहाँ पे पहला बैच खत्म होने वाला है ना, पहला बैच खत्म होने। अब जो है यहाँ पे नेवी लाइकली सीक 75% रिटेंशन, आर्मी एंड आईएफएफ अप टू 50%। मतलब यहाँ पे क्या था, जब अग्निवीर योजना बनी थी तो उसमें क्या बोला था कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर जो है जब मतलब अपना रिटायर लेके जाएंगे, तो उनमें से 25% लोग ही जो है परमानेंट होंगे, यानी कि रिटेंशन होंगे, रिटेंट होंगे, अपनी जो जॉब है उसमें रिटेन रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। अब जो है, अब भाई पहला बैच कंप्लीट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है सरकार को सोचना पड़ेगा। तो इसमें जो है नेवी कह रही है कि भाई अब तुम क्या करो, इस 25% का नेवी को 75% रिटेंशन दे दो। यानी कि अगर नेवी के लिए 100 बच्चे भर्ती हो रहे, तो वो क्या है कि 75% बच्चे जो है परमानेंट रहेंगे, बाकी 25 बच्चे बाहर रहेंगे। ऐसी इंडियन आर्मी भी कह रही है कि हम 25% जो है लोगों को, बच्चों को जो है, यानी कि जो सोल्जर्स है उनको हम रिटेन रखेंगे। और वैसे ही इंडियन एयरफोर्स भी कह रही है कि हम 25%। तो ये बात अभी चली जा रही है, ये बात अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मतलब फिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अग्निवीर जो योजना थी उसके तहत ये था कि 25% लोग जो सोल्जर्स है वही परमानेंट हो गए, बाकी 75% सोल्जर्स को जो हम क्या कर देंगे, 10-12 लाख रुपए देके उनको रिटायर्ड कर देंगे। अब जो है यहाँ पे बात चली आ रही है कि नेवी कह रही है कि नहीं भाई, हमें तो 75% जो सोल्जर्स है रिटेन चाहिए। इंडियन आर्मी भी कह रही है 25%, और इंडियन एयरफोर्स भी कह रही है हमें 25% जो लोग हैं वो क्या चाहिए, रिटेन चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है?
आ रहा है समझ में? तुम्हारी फेस एकदम अजीब से हो रही है, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ऊपर से जा रहा है करंट अफेयर। बोरिंग लग रही क्लास? तो ये बात चली आ रही है। अब आगे जो भी सरकार फैसला लेगी वो देख लेना। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे डेली न्यूज तुम्हें करवाती हूँ। मैं मतलब ऐसे नहीं करवाती कि भाई जो है चल रहा है तो उसको कर दिया। डेली न्यूज कराने का मतलब क्या है कि तुम्हें थोड़ा नॉलेज हो जाए और आगे आने वाले, जैसे आज ये 6-7 तारीख की न्यूज है, अब 6-7 तारीख के बाद 10-12 तारीख में कोई दूसरी न्यूज आएगी तो तुम उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाली किसी ने? मैं दैनिक जागरण भेजती हूँ, तुम पढ़ते हो उसे? सबको साफ सुन लिया। अनुदीप, मैं दैनिक जागरण भेजती हूँ, पढ़ते हो उसे? सरस्वती, नवीन, नहीं पढ़ते ना? तो तभी तो तुम्हें पढ़ने की आदत। शॉर्ट्स के माध्यम मत डालो। अरे तुम्हें जब न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं आता तो तुम क्या एनालाइज कर सकते हो कि भाई ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज नहीं है इंपॉर्टेंट? अब जो ये न्यूज है ना, इन न्यूज में आपकी बहुत सारी ऐसे न्यूज भी आती है कि आज इसका गलत रेप हो गया, आज इसने इसको मार दिया। तो ये नेशनल न्यूज जो ये काम की नहीं है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। अब मैं तो मानती हूँ कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, आर्टिकल्स पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ लो, हिंदू को पढ़ लो, द टाइम्स न्यू इंडिया को पढ़ लो, और हिंदी वाले दैनिक जागरण को पढ़ लो। अमर अमर उजाला तो बेकार, उसमें तो एडवर्टीजमेंट रहते ज्यादा। लेकिन हाँ, दैनिक जागरण पढ़ सकते हो तुम। पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। ना तुम किताबें पढ़ रहे हो, ना तुम नोट्स पढ़ रहे हो, ना तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? ये रिकमेंडेशन है। आगे चल के अगर ये स्कीम में चेंजेस आ गए तो इम्पोर्टेंट है। अगर बात चल रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। अगर नेवी वाले कह रहे हैं कि हमें 75% जो है रिटेन करना है, इंडियन आर्मी कह रही है 25% रिटेन करेंगे, एयरफोर्स कह रही है हम 25% रिटेन करेंगे, तो ये बात चल रही है। अब जब बात चल रही है तो जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा तब तक तो ये बात कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। चलो, तो भाई यहाँ पे तो तुम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि अंडर द करंट अग्निपथ स्कीम, what is the maximum percent of अग्निवीर that can be retained in regular service after completing the 4-year tenure? अब इसमें भी नागा रेजिमेंट, अगर तुम अग्निवीर में जा रहे हो और नागा रेजिमेंट है तो नागा रेजिमेंट अगर तुम्हें बाई चांस गलती से मिल गई तो वहां पे परमानेंट हो जाओगे। तो क्या है यहाँ पे आंसर? हाँ, गोरखा रेजिमेंट आपके अग्निवीर से नहीं जाएंगे ना। तो 4 साल की जॉब कौन ही ज्वाइन करना चाहेगा? जो तुम्हारा पीक पॉइंट है, जो तुम्हारे प्रोडक्टिव एयर्स है, वो तुम्हें सरकार छीन ले रही है तुमसे, और उसके बाद जो है तुमको छोड़ दे रही है। अब अग्निवीर जो बन रहा है 17-18 साल मैक्सिमम, मान के जाए 18 साल का बच्चा जो है अग्निवीर बन जा रहा है। 18 में 4 जोड़ो, कितना हो रहा है? 22-23 साल में। अब अगर बच्चा 24 साल, मान के जाए 24 साल में वो रिटायर्ड हो रहा है और सिर्फ 10-12 लाख रुपए उसको पेंशन मिल रही है, तो क्या वो 10-12 लाख में करेगा? और क्या वो आफ्टर रिटायरमेंट करेगा? बढ़ गए पैसे, बढ़ गए पैसे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ यही है कि तो तुम जाना चाहोगे अग्निवीर में 4 साल के लिए? कल को तुम्हारी उसके बाद तुम अपना काम कर सकते हो ना। तो 10-12 लाख में क्या काम करेगा आदमी? ना जमीन मिलने की है, जमीन भी नहीं मिलेगी। चलो मान के चलो कि अगर उसने जमीन खरीदा, तो अब तो अगर देखा जाए रानी पोखरी में भी 10-12 लाख में जमीन नहीं मिल रही है। कौन सा बिजनेस करोगे आप 10-12 लाख में? कैफे खोलो, कैफे चल जाएगा? क्या गारंटी है कैफे चलेगा? नहीं चल, मतलब पैसे डुबा दो, है ना? वो ये बात है, लेकिन प्रोडक्टिव एड्स तो जो तुम्हारे थे जिसमें तुम पढ़ सकते थे, ग्रेजुएट हो सकते थे, आगे अपना कुछ कर सकते थे। हाँ, ये बात अलग है कि अब जो है ना अग्निवीर आर्मी में कौन बच्चा जाता है? वो बच्चा जाएगा जो मतलब परिवार से बहुत मजबूत होगा, या वो बच्चा जाएगा जो परिवार से गरीब होगा? तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से जाते हैं ना लोग। तुम्हारे घर तुम्हारे माँ पापा बहुत बुढ़ापे में है, पैसा नहीं है उनके पास, अब बच्चे 4 साल की नौकरी, अब एक तो सैलरी भी कम है उसमें, 25,000 की सैलरी दे रहे हो, 25,000 से भी कम है शायद सैलरी, उसमें भी क्या होगा? तो
अग्निवीर कोई ऐसा थोड़ी बनता है जो अच्छे परिवार से होगा, मतलब परिवार तो सबका अच्छा होता है लेकिन बैकग्राउंड भी तो देखा जाता है कि कौन अमीर परिवार से है। अमीर परिवार का बच्चा कभी नहीं जाएगा, और अगर गरीब परिवार का बच्चा अगर 10-12 लाख रुपए लेके आएगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि उनको ऐसे जगह स्पेंड करने की सोचेगा जो लंबे टाइम तक रहेगा। अब ऐसे थोड़ी कि कैफे खोल दिया उसने और वो नहीं चला तो पैसा डुबा दिया। खैर 10-12 लाख रुपए पैसे डुबाना कोई आम बात नहीं। इसका आंसर दो, कौन देगा मुझे आंसर इसका? दीक्षा आंसर दो। 75? Under the current Agnipath scheme, what is the maximum percent of अग्निवीर that can be retained in? अच्छा ये रेगुलर सर्विस की बात करी जा रही है, इसमें 25 आएगा भाई, 75 नहीं है। 75 तो कहीं से भी नहीं आएगा। 25, 25% लोग ही तो अग्निवीर बन के रहेंगे। मतलब अग्निवीर तो 100 बच्चे बन रहे हैं लेकिन उनमें से 25 बच्चे जो है परमानेंट रहेंगे, बाकी 75 बच्चे जो है परमानेंट नहीं होंगे। चलो ये बात तो है। गवर्नमेंट रिलीज 50 इतने करोड़ फॉर वीबी ग्राम जी योजना। इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही है ये योजना। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो वीबी ग्राम योजना है, ये जो योजना है, इस योजना में क्या है भाई कि अब जो है मनरेगा जो स्कीम थी, मनरेगा स्कीम में पूरा 100% कौन देता था? सेंटर ही पैसे लगाती थी। लेकिन अब जो ये वीबी जी राम जी योजना है, इसमें चलेगा 60:40। 60% सेंटर लगाएगी, 40% स्टेट लगाएगी। आई बात समझ में? तो अब जो है इसमें जो मनरेगा स्कीम थी, मनरेगा स्कीम में 100 दिन का काम मिलता था, और अब इसमें वीबी ग्राम योजना में कितना मिल रहा है भाई? 125 दिन का काम मिल रहा है। तो तुम 25 दिन में क्या ही एक्स्ट्रा कमा लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे तुम 25 दिन में? बाकी मिनिमम वेजेस क्या 300 रुपए है, 300 के आसपास है। 300 रुपए में अगर तुम महीने 125 दिन कर रहे हो काम, तो क्या ही उखाड़ लोगे तुम? आजकल अगर 500 का नोट खुला हो गया तो उसके बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गया। 10 रुपए भी नहीं बचते, फिर हिसाब लगाओ तो फिर हिसाब में पता चलता है कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ। उसी प्रकार से तुम 300 रुपए देके क्या ही उखाड़ लोगे? अब मैंने लास्ट सैटरडे को मैंने आपको करवाई थी करंट अफेयर में कि जो इससे रिलेटेड कमेटी बनी थी 2019 में, उसने भी रिकमेंड किया था कि हम 375 रुपए पर डे के हिसाब से देंगे। लेकिन जो ये योजना इसमें कितना मिल रहा है? 300 रुपए मिल रहा है। तो क्या ही हो जाएगा 100 दिन में, 25 दिन में, क्या 25 दिन एक्स्ट्रा कमा के तुम क्या अमीर बन जाओगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलने का। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अब जो है यहाँ पे 60:40 का रेशियो। अब जो है यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो देखो पहले तो ध्यान रखना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ये आपका क्या है? आपकी वीबीजी राम जी योजना की क्या है? एक फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब 125 दिन में क्या ही भारत विकसित बन रहा है और क्या ही तुम आजीविका की चीजें दे रहे हो उसे, है ना? अब यहाँ पे देखो, द फंड्स वर रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम भोपाल। अब जो है क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब जो बीबीजी राम जी योजना है इसके तहत आपके जो है राज्यों को भी क्या मिला? कुछ पैसे मिले। अब उस राज्यों को जो पैसे मिले उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने क्या है? पैसा रिसीव किया है। उसके बाद आपका जो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, तमिलनाडु, केरल है। तो ये 4 स्टेट्स को जो है पैसे मिले हैं। 4 स्टेट्स को यानी पैसे मिले। क्या क्या? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले भाई? उत्तर प्रदेश को मिले। आई बात समझ में? तो हाईएस्ट रिसीविंग जो स्टेट है आपको कौन है? उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना इसको। चलो 60:40 का एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना। अब परिधि मुझे आंसर दो। द यूनियन गवर्नमेंट, क्या है इसका आंसर? द यूनियन गवर्नमेंट, आगे सी, दीक्षा।
सरस्वती, अनुदीप, मोहित, दीक्षा। अब तो दे दो आंसर सी। तो क्या है यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार है उसने जो है क्या पहले इंस्टॉलमेंट दी है राज्यों को। उस राज्य में जो है उन राज्य में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला कौन है भाई? आपका यूपी बना है, उत्तर प्रदेश। आई बात समझ में? चलिए, वर्कर्स दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वो व्यक्ति होते हैं, फॉर्मल वर्कर्स वो होते हैं जिनके पास अपनी सैलरी होती है, परमानेंट सैलरी होती है, पेंशन होता है, पीपीएफ होता है, इस तरीके से। मतलब जिनके पास, जिनको हर महीने जो है सैलरी मिलती है, हर महीने पीपीएफ करता है, हर महीने मतलब आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन मिलती है, इस तरीके से फॉर्मल। इनफॉर्मल जिनके पास आज काम है और कल नहीं है, तो यानी ना तो परमानेंट सैलरी है, ना पेंशन है, और ना ही पीपीएफ है, इनके पास ये कुछ भी नहीं है। इनफॉर्मल वर्कर में आपके मजदूर आ गए कि भाई आज हम पे दिहाड़ी है, कल दिहाड़ी नहीं है। आई बात समझ में? इनफॉर्मल में वो आते हैं। अगर मैं बात करूं, इंडियाज बिगेस्ट सिटी हैव 2 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर, हैदराबाद लीड्स विद 15.7 लाख। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता ऐसे बड़े बड़े शहर है जिनके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा कैसे इनफॉर्मल वर्कर्स है। ऐसे वर्कर्स है जिनके पास ना तो आज पैसा है, कल पैसा नहीं है। तो इसी में सबसे पहला स्थान किसका है भाई? आपके हैदराबाद का। ये हमारे भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा तंज है कि 2 करोड़ लोगों के पास एक पैसा नहीं है, कि आज पैसा है कल पैसा नहीं है। मतलब लेबर मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है तुम्हें, मतलब तुम उन व्यक्तियों को मान के चलो जिनके पास आज काम है कल काम नहीं है। हाँ, डेली वर्कर्स में। इनफैक्ट प्राइवेट जॉब्स वाले भी आपके फॉर्मल वर्कर्स में आते हैं, इनके पास सैलरी है, पीपीएफ इनका कटता है। मतलब इस तरीके से मान के चले तो फ्यूचर के लिए भी पैसा सिक्योर है। रफली 26% ऑफ 52 lakhs ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स इन द कंट्री, मोस्ट पॉपुलस 46 कंट्री आर वुमेन। इतने सिटीज में इनफॉर्मल वर्कर जो है कौन है? आपकी ज्यादातर महिलाएं हैं। आई बात समझ में? अब जैसे जो आपकी महिलाएं जो घरों में काम करने जाती है, अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो मालिक ने उनको निकाल दिया, तो आज उनके पास है, कल उनके पास काम नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखो, ये आपके कुछ लेबर्स हो गए जिनके ये कैसे इनफॉर्मल वर्कर्स है। आई बात समझ में? अब मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय, अब जो है ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया? सबसे इंपॉर्टेंट है मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक्स यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि सर्वे विभाग, यानी कि जो सर्वे मतलब कि जो ग्राफ बनाता है, सर्वे करता है। तो मॉस्पी इंपॉर्टेंट है। मॉस्पी अर्बन unincorporated enterprises India 46 cities, a population exceeding 1 million have an estimated 1 crore informal established unemployed। अब जो है यहाँ पे ध्यान रखना, अब इसमें ध्यान क्या रखना है? इसमें जो है सबसे ज्यादा हैदराबाद है, फिर हैदराबाद रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, लगभग 15 लाख जो है यहाँ पे इनफॉर्मल वर्कर्स है। उसके बाद कोलकाता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इनफॉर्मल एस्टैब्लिश यानी कि 8 लाख के आसपास है। इस तरीके से 6 सिटीज है, जैसे ग्रेटर हैदराबाद हो गया, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, मुंबई एंड जयपुर। ये बड़े बड़े शहर है जिनके पास जो है क्या है, सबसे ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स है। आई बात समझ में? और इसमें भी सबसे पहले जो है हैदराबाद है। हैदराबाद जो है सबसे ज्यादा इसके पास जो कैसे है, इनफॉर्मल वर्कर्स है। तो ध्यान रखना इनफॉर्मल वर्कर्स। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये मॉस्पी याद रखना किस मंत्रालय में रिपोर्ट दी है। ये ग्राफ ये देख सकते हो आप लोग, इसका आंसर दो।
According to the MOSPI report, India's 46 cities with a population exceeding 1 million have approximately 1 crore informal established employment. यानी कि कितने हैं आपके पास, सॉरी 1 नहीं 2 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे क्या है आपके इनफॉर्मल वर्कर्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तुम लोगों से पूछना है बेकार है, तुम तो बस शक्लें देखते हो। विमेन्स का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, कौन जीता? जो है इंडिया, सॉरी बॉयज की टीम से मतलब है, विमेन्स की टीम से मतलब नहीं है। नहीं, अरे वो भी तो खेल रही। हाँ हाँ, विमेन्स में ऑस्ट्रेलिया जीती है, तो विमेन से भी मतलब रखो भाई, मेहनत तो वो भी कर रही है, एटलीस्ट हम लोगों से तो अच्छा ही कर रही है वो, वहाँ एटलीस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल। हम क्या कर रहे हैं, खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। हम नहीं मतलब तुम लोग को खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे आंसर्स देने के नाम पे। तो क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया थ्रैश इंग्लैंड टू विन रिकॉर्ड 7th विमेन T20 वर्ल्ड कप। 7वां जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है। किससे हरा, किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के, याद रखना ऑस्ट्रेलिया जीता है। चलिए देखो, ये इनकी विनिंग सेरेमनी है। ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स with the trophy after beating England on the ICC Women's T20 World Cup 2026 final at Lord Cricket Ground of London, England। इंग्लैंड उन्हीं के शहर में उनको ही हराया। कब हुआ था? सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में हुआ था लास्ट सैटरडे। देख लो, ये तुम इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कौन जीता है इसका आंसर तो दे ही सकते हो तुम। आंसर स्टार्टिंग मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी दीक्षा से। चलो, इंग्लैंड को हराया है ना। चलिए आगे दोबारा से, मोदी साहब। मोदी बैट्स फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन टू आयरन आउट इजराइल, हाँ इजराइल फिलिस्तीन इशू। इस न्यूज में कुछ नहीं है, खाली ये है कि ईरान और पैलेस्तीन, पैलेस्तीन बोल रहे हैं या फिर हम फिलिस्तीन कहते हैं, फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं। क्या कर रखा है इसने? कब्जा रखा है। मोदी और इंडोनेशिया, सॉरी मैं गलत लिख दिया मैंने। चलो बढ़िया, तुमने बता दिया, तुम अटेंटिव हो क्लास में। मैंने ईरान गलत लिख दिया था। इजराइल ने फिलिस्तीन को क्या कर रखा है? कब्जा रखा है ना। तो यहाँ पे मोदी ने कहा है कि भाई क्या करें, अब जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि जो ये लड़ाई है, डिप्लोमेसी है, लड़ाई है, उसको खत्म कर दो और फिलिस्तीन को भी एक अलग राज्य, एक अलग देश बना दो बस, ताकि ये लड़ाई समाप्त हो जाए। इतना कुछ नहीं है, नाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, डिप्लोमेसी बस यही है। हाँ, इसमें ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ, वेपन डील। The 2 countries signed 14 agreement and MOUs, including the supply of BrahMos supersonic cruise missile and Astra Mk-1 beyond visual range air-to-air missile to Indonesia, reflecting the growing India। अब जो यहाँ पे गए हैं, ये किस लिए गए हैं? पार्टनरशिप के लिए। अब पार्टनरशिप में भी कैसे इंडोनेशिया को बोला है भारत ने कि तुम क्या कर, हमसे ब्राह्मोस मिसाइल ले लो और ये ले लो, एस्ट्रा Mk-1 ले लो। तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मोस मिसाइल किस किस ने मिलकर बनाया? आपके रशिया एंड इंडिया ने मिलकर बनाया है ना। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी अकेले की नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल जो आपकी किसने मिलकर बनाया? सॉरी, इंडिया, रशिया ने। अब जो है ये सुपर एस्ट्रा Mk-1, ये आपकी कैसी है? केवल केवल ओनली इंडिया ने ओनली इंडिया की है, ये भारत ने बनाया। और ये ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है आपकी? रशिया प्लस इंडिया ने मिलकर बनाया है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बात हुई है, ट्रेडशिप की बात हुई है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्ट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रा Mk-1 और ब्रह्मोस मिसाइल को क्या कर दो, तुम खरीद लो हमसे। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये रही आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। और दूसरा ये मैंने बोला था ना, MBA का IMM, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ बंगलोर, बैंगलोर campus in Indonesia. PM announces IIMB campus in Indonesia. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday announced that the Indian Institute of Management Bangalore (IIMB) would establish its first campus in Indonesia, describing the initiative as major step towards strengthening educational ties and benefits students across Asian region. आई बात समझ में कि अब जो है भारत ने ये अनाउंस किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट, जिस कॉलेज से आप MBA करते हो ना, ये क्या निकालना पड़ता है, कैट निकालना पड़ता है, CEAT निकालना पड़ता है सरकारी कॉलेज से MBA करने के लिए। तो उसी प्रकार से बैंगलोर में एक IIM है, उसने जो है भारत ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, इंडोनेशिया में भी अब क्या करेंगे, एक स्टैब्लिश करेंगे, एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा एजुकेशनल चीजें जो होंगी कहाँ, इंडोनेशिया में भी प्रमोट होगी। आई बात समझ में? इंडोनेशिया में जो भारतीय है या इंडोनेशियन जो लोग हैं वो भी अब क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं इस कॉलेज से। क्लियर? ध्यान रखना है इस बात को। आई बात समझ में? चलिए During his visit to Indonesia in July 2026, Prime Minister Narendra Modi reiterated India's support for which of the following regarding India-Israel-Palestine conflict. क्या बोला भाई? तो स्टेट सॉल्यूशन निकाल दो भाई, है ना, दोनों को अलग अलग राज्य बना दो बस। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स फॉल अक्रॉस की स्टेज रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट में सिंपल से ये कहा गया है, कि भाई जो बच्चा जिस स्कूल से 9वीं क्लास कर रहा है, उस स्कूल से 10वीं भी कर रहा है, उस स्कूल से 11वीं भी कर रहा है, उस स्कूल से 12वीं भी कर रहा है। सुनो, ये रिपोर्ट कहती है, पहले क्या होता था कि बच्चे ने 9वीं क्लास करी, 1 साल का गैप ले लिया, 10वीं क्लास ली, फिर 2 साल का गैप लिया, 11th कर दी। इस तरीके से क्या हो रहा था, स्कूल्स को ड्रॉप आउट का वाला सिस्टम आ रहा था ना। जैसे आप लोग करते एयर ड्रॉप कर लिया भाई कि हमें को NDA की तैयारी करनी है, CDS की तैयारी करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आफ्टर 12th में क्या कर रहा हूँ, एक एयर ड्रॉप कर देता हूँ, है ना। इसी तरीके से ड्रॉप आउट वाला सिस्टम था। तो यहाँ पे क्या, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स फॉल्स अक्रॉस की स्टेजेस रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि अब जो है, जो स्कूल्स ड्रॉप करने वाला सिस्टम था वो थोड़ा कम हुआ है, फॉल्स हुआ है ना, यानी कि उसका रिपोर्ट जो है थोड़ा सा, उसका ग्राफ थोड़ा कम हुआ है, यानी कि मोर स्कूल गेट इंटरनेट लर्नर प्रोग्रेस अक्रॉस स्टेजेस गोइंग थ्रू। अच्छा चलो ये तो छोड़ो, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे रिलीज द comprehensive report of the Unified District Information System for Education Plus Unified District Information System for Education Plus UDISE for the academic year 25-26, which reflect a downward trend is dropouts. डाउनवर्ड, स्कूल छोड़ने वाला जो सिनेरियो चल रहा था वो थोड़ा सा कम हुआ है। आई बात समझ में? अब जो है बच्चे लगातार 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासेस कर रहे। ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं है ये रिपोर्ट, ये है सरकारी स्कूल्स के लिए। सरकारी स्कूल के बच्चे क्या करते हैं कि 1 साल पढ़ लिया, अगले साल नहीं पढ़ रहे, मन किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं किया। तो ये आपका जो है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है। अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रिपोर्ट कहती है कि मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे स्कूल में। पहले क्या होता था कि 10 बच्चों में से लगभग 2-3 बच्चों ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, 2-3 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, है ना, 2 या 3 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। अब जो है वो कैसे, या तो 1 बच्चे छोड़ रहे हैं तो 2 बच्चे छोड़ रहे हैं, यानी कि 1.8% का जो है ड्रॉपिंग आउट परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे, है ना।
अब देख लेना यहाँ पे कि देखा जाए तो अच्छा, इस रिपोर्ट का ना तुम डिटेल में पढ़ लेना क्या है यहाँ पे, पढ़ोगे तो ठीक, वरना तो तुम पढ़ते हो नहीं। किसने निकाली भाई ये जो रिपोर्ट है UDISE प्लस किसने रिलीज की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। तो मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि तुम मान ले न्यूज इंपॉर्टेंट, मेरे बताने का मतलब ये है उस न्यूज में से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये एक ऑप्टो स्टार, क्या होता है ऑप्टो स्टार मतलब पता है किसी का? तो आपको पता है आपकी इंडिया की कौन सी कंपनी है भाई जो सैटेलाइट स्पेस की है? इसरो, है ना। इसरो आपकी सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो वैसे ही आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बेंगलुरु में है। द बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट। ये आपकी बेसिकली एक सैटेलाइट है जिसका नाम है आपका गैलेक्सी। ये एक सैटेलाइट है गैलेक्सी आई। इस गैलेक्सी आई ने जो है अपना, अच्छा हाँ सॉरी, ये कंपनी का नाम है, मैंने कंपनी बोलना था, कंपनी का नाम है गैलेक्सी आई। और जो आपकी जो सैटेलाइट है उसका नाम है दृष्टि, दृष्टि। अब ऑप्टो स्टार मतलब क्या होता है? ऑप्टो स्टार सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि वो स्पेस से क्या करेगी, आपके इंडिया में जो है, इंडिया नहीं, देखेगी कि आपका पानी का स्तर कैसा है, आप मतलब जो है सारी चीजें भ्रमण करने। एक सैटेलाइट का काम क्या होता है सरस्वती जी? एक सैटेलाइट का काम क्या होता है? हाँ, तो एक सैटेलाइट जो है क्या स्पेस से सारी चीजें चेक करती है। तो इसी का मतलब है ऑप्टो स्टार, मतलब जो बेसिकली देखा जाए तो अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन लेती है। अब बेंगलुरु की एक कंपनी है गैलेक्सी आई, और इस गैलेक्सी आई ने एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी ने दृष्टि नाम से एक सैटेलाइट बनाई थी, स्पेस में छोड़ी थी। अब जो है हमने उस सैटेलाइट के साथ अपना क्या कर दिया, कनेक्शन लॉस कर दिया। अब कनेक्शन लॉस करने का रीजन क्या है? ये आपकी सैटेलाइट है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है। मिशन दृष्टि इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट है ये कौन? दृष्टि। अब जो है यहाँ पे देख लेना आप इसमें, पहली बात कहां से लॉन्च किया था भाई? मिशन दृष्टि वॉज लॉन्च ऑन May 3 अब्रॉड फैल्कन 9 बाय स्पेस एक्स फ्रॉम, कहां से करी थी? कैलिफोर्निया से करी थी भाई हमने। ये ध्यान रखना कि जो दृष्टि है, ये दृष्टि जो आपकी कहां से हुई है? वो कैलिफोर्निया से हुई है। अब जो है यहाँ पे ये देखो, ये सन है आपका और ये अर्थ है। अब जो है सन से जो होती है आपकी, आपने ज्योग्राफी पढ़ी, मतलब यूनिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा आपने? सोलर फ्लेयर नाम सुनोगे आप। सोलर फ्लेयर मतलब कि सन से जो है आपकी जो है लपटें निकलती रहती है ना। तो दृष्टि जो आपका सैटेलाइट है, अगर मैं बात करूं तो कनेक्शन लॉस करने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये अर्थ है, ये आपके अर्थ है, अर्थ से आपकी ये सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट है। अब यहाँ से सोलर फ्लेयर निकलते हैं, ये सोलर फ्लेयर अगर इससे टकराए होंगे तो यहाँ पे वो डैमेज हो गई होगी। इस वजह से जो है आपकी, हमने जो है इससे क्या कर दिया, कनेक्शन लॉस कर दिया। तो ये सोलर फ्लेयर जब आप सन पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि सोलर फ्लेयर निकलते, और बाकी चीजें भी पढ़ोगे तो ध्यान रखना। चलिए, मिशन दृष्टि रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डिवेल्प्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मिस दीक्षा, इसने बनाया है। इसरो ने बनाया? अभी तो हम बोल रहे गैलेक्सी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने दृष्टि नाम की सैटेलाइट बनाई है, और मिशन दृष्टि नाम से हमने जो है सैटेलाइट को कैलिफोर्निया से क्या किया, लॉन्च किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, गैलेक्सी आई वो प्राइवेट कंपनी है एक। चलिए,
देखो भाई 1 2 3 में से कौन सा सही है, आंसर दो मुझे। हाँ 1 है और बाकी का 2 3, 2 3 की बात करी जाए तो क्या डिस्कशन हो रहा है? थर्ड क्यों नहीं, किसने किया है? बिल्कुल सही, मोहित का आंसर यहाँ पे सही है, 1 और 2 इसमें सही है। देखो कैसे, इट वॉज लॉन्च बाय गैलेक्सी आई फ्रॉम कैलिफोर्निया, नॉट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का आपके आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जहां से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, है ना। चलिए तो ये आप ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, महेंद्रगिरी set to join Indian Navy boosting maritime combat capability। ये आपकी महेंद्रगिरी एक फोटो पूरा नहीं आया क्या? हाँ ये एक महेंद्रगिरी शिप है। ये महेंद्रगिरी शिप इस तरीके मतलब सॉरी एक शिप है, पूरी महेंद्रगिरी शिप है ये। यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च हो रही है। अभी क्या होता है कि जब मिसाइल लॉन्च होती है तो हमें पूरा डायरेक्शन देना पड़ता है, टारगेट सेट करना पड़ता है ना। अगर ये इस एरिया से, इस शिप से अगर ये मिसाइल लॉन्च हो रही है तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक ये अपना टारगेट पूरा ना कर दे, मतलब ये अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी एक ऐसी शिप है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, नेवी को इससे ज्वाइन किया। अब यहाँ पे देखो इंडियन नेवी यानी कि INS महेंद्रगिरी F-38, इंडियन नेवी is set to commission INS Mahendragiri F-38, the sixth indigenous guided missile, सिक्स्थ इंडिजीनियस, छठवीं इंडिजीनियस है। अब यहाँ पे इंडिजीनियस का मतलब होता है कि स्पेशली जो है केवल किसने मिलकर बनाई है, ये भारत ने बनाई है। इंडिजीनियस का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी है, ये भारत की है। तो ध्यान रखना, आई बात समझ में। तो अगर मैं बात करूं तो अंडर प्रोजेक्ट 70A at Visakhapatnam, designed entirely in-house by the Indian Navy Warship Design Bureau and constructed by Maison Duck शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। अब देखो ये इंडिया की है तो इंडिया कंपनी के बारे में इसमें ज्यादा नॉलेज आपको देखने को मिले। अब मैं बात करूं तो ये 6 शिप्स हैं अभी तक जो है यहाँ पे कैसे बन चुकी है। ये आपकी INS महेंद्रगिरी है, ये सब आपकी बन चुकी है। INS नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, ये सब आपके बन चुके हैं। महेंद्रगिरी भी लॉन्च हो चुकी है। अब आने वाले आगे साल में आपकी जो है विंध्यागिरी भी आपकी लॉन्च होगी। नोट्स PDF भेज दूंगी मैं आपको, चिंता मत करो। तो ये सारी आपकी जो है ये बन चुकी है, नीलगिरी जो है सब बन चुकी है। अब जो है क्या, विंध्यागिरी अब आगे आने वाले टाइम पे आपको लॉन्च दिखेगी। फर्स्ट 4 शिप्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय MDL, तो पहले की 1 2 3 4 यानी कि 4 जो है किसने बनाई है, MDL एक कंपनी है जिसने बनाई है। और बाकी की जो है जो है अगर मैं बात करूं तो ये बाकी की 3 जो है आपकी ऊपर दे रखी है इसकी, 1 मिनट, सारी इंडिजीनियस है, सारी इंडिया ने बनाई है। देखो INS महेंद्रगिरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू विच ऑफ द क्लास ऑफ वर्कशिप, किसकी है ये भाई, नीलगिरी क्लास की है। गिरी दिख रहा है ना आपको सब उसमें, तो ये नीलगिरी क्लास की है। अब देखो कैसे 7 ships comprising of नीलगिरी क्लास प्रोग्राम आर INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी और विद्यागिरी। तो सब किसकी क्लास की है, नीलगिरी क्लास की है। कौन से इसको INS को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो मैंने बताया ये ऐसी गाइडेड मिसाइल है कैसी कि अपना टारगेट पूरा ही करेगी। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। चलिए मुझे स्टार बनाना नहीं आता, लेकिन देख लो स्टार में क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि पूरे जितने भी कंट्रीज है उन कंट्रीज में आपका जो पासपोर्ट है उसकी कितनी अहमियत है, उसकी कितनी वैल्यू।
तो वैल्यू में अगर देखा जाए तो रैंक सबसे खत्म रैंक हमारे पासपोर्ट की आई है 155 125वीं रैंक हमारे इंडियन पासपोर्ट ने गेन करी है। तो ये जितने भी रैंक्स और इंडेक्स आते हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, हाउ इट रैंक्स पासपोर्ट एंड व्हाई इंडिया इज 125th। सबसे खत्म जो रैंक आई है आपकी किसकी आई है? 125वीं आपकी रैंक आई है। अब जो है अगर मैं इंडियन पासपोर्ट की बात करूं तो इंडियन पासपोर्ट जो है ना, इस इंडियन पासपोर्ट से विदाउट वीजा, ध्यान से सुनो इधर, विदाउट वीजा आप सिर्फ 50 से या फिर 60 देशों में घूम सकते हो। विदाउट वीजा आप जो है 50 से 60 देशों में पासपोर्ट से घूम सकते हो। आई बात समझ में? अब ये 50-60 देश ऐसे नहीं कि कनाडा, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश, छोटे छोटे देश जैसे नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, है ना, और वियतनाम, श्रीलंका, ये छोटे छोटे देश है, ये आप पासपोर्ट के साथ घूम सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े देश में घूमना है, मंगोल, चाइना, कजाकिस्तान, रसिया, इंग्लैंड, कनाडा, तो आपको क्या चाहिए भाई? वीजा चाहिए। तो आप जो है ध्यान रखना कि जो आपकी ग्लोबल पासपोर्ट रैंक है उसमें आपकी इंडिया की जो रैंक आई है कितनी आई है? 125वीं रैंक आई है। आई बात समझ में? ये आपका पासपोर्ट है और सबसे खराब जो रैंक आई है किसकी आई है? आपकी इंडिया की आई, इंडिया के रैंकिंग सिस्टम में आई। अब देखो जैसे, अब तुम पढ़ लेना इस पूरी रिपोर्ट का। मैंने रिपोर्ट जो है यहाँ पे ये खाली लिखने के लिए नहीं है, तुम्हें पढ़ना भी है। सबसे अगर देखा जाए तो 2026 की रैंक आई है। 2026 की रैंकिंग में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश उभरे हैं। यानी कि इन देशों के सबसे ज्यादा पासपोर्ट क्या है? मजबूत है। यानी कि अगर बात करी जाए तो इस रैंक में पहली रैंक आपकी स्वीडन की आई है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 125वीं आपकी इंडिया की आई है। तो ध्यान रखना कि पहले नंबर पे कौन है इस पासपोर्ट रैंक पे? स्वीडन। ध्यान रखना इस तरीके से। इंडिया की रैंक कौन सी है भाई? 125 आप लोग कर सकते हो। दिमाग लगाओ जरा इस आंसर को देने के लिए। आगे और तुक्का ही तो लगाना है। बाकी गर्ल्स क्यों बोल रहे हो सी? एक ने बोला सी इसलिए। पासवर्ड बनाने के लिए क्या हमें सेना की जरूरत पड़ती है? ये हमें देखना होता है कि इस देश की अगर सेना है तो इस देश का पासवर्ड मजबूत होगा, ऐसा नहीं है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं देखा जाता है, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज को देखा जाता है। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट, आपको पता है मोदी जी आपके इंडोनेशिया की ट्रिप में चल रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो बिनतांग आदिपूर्णा, जैसे भारत का सबसे बड़ा, बात करी जाए भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। उसी प्रकार से इंडोनेशिया का भी सबसे बड़ा रत्न कौन सा? बिनतांग आदिपूर्णा। तो बिनतांग आदिपूर्णा के रूप में इस अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को क्या है, इस अवार्ड से सम्मानित किया है। आई बात, जैसे भारत का भारत रत्न है उसी प्रकार से इंडोनेशिया का, तो ये जो है आपको मिला है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल। हाँ, मुझे क्या पता, तुम्हें बस इतना मिलते होंगे, सबको मिलते। किसको मिल गया पता नहीं, देखना पड़ेगा। क्या करना है इतने का? तुम्हारे ग्लोबल रैंक में तो बहुत खत्म रैंक आ रही है हमारी। पब्लिसिटी जो भी है, जो भी देखा जाए, क्या करना है इन रैंक्स का जब तुम्हारा देश ही अच्छा नहीं है। तो बाहर तो तुम वही होता है ना, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। तो इंडिया की कंडीशन वैसी चल रही है। अंदर तो सिनेरियो अलग चल रहा है, बाहर दिखाने में लग रहा है हाँ कि हमारी जीडीपी में इतनी रैंक आई है, हमारा ग्लोबल रैंक इतना आया है, लेकिन कंडीशन देखो 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे इनफॉर्मल वर्कर से, सारे युवा जवान आपके जो है बेरोजगार है। चलो फिलहाल ऑन द कैमरा ज्यादा नहीं बोलने वाली मैं। चलो, पीएम मोदी को जो है क्या मिल गया है? बिनतांग आदिपूर्णा, जकार्ता में सबसे बड़ा जो, ये देखो
अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। देख लो भाई, इधर अवार्ड मिल रहा है तुम्हारे प्रधानमंत्री को, बस इसमें देख लेना। Bintang Adipurna, sometimes seen in the news, is Indonesia highest civilian honor, Indonesia highest military exercise with India, guided missile। अब देखो ये तो बहुत आराम से कर सकते हो, इंडोनेशिया का जो है सिविल ऑनर है। चलिए, स्विगी से किस किसने खाना ऑर्डर किया है? सब करते हैं। नहीं करते तुम लोग स्विगी से खाना ऑर्डर? नहीं करते, क्यों? घर वाले मना करते हैं? ये सेल्फ सर्विस अच्छी लगती है, बाहर जाके खुद चलो पैदल फिर लेके आओ। हाँ, भरोसा नहीं करना चाहिए। स्विगी जो है आपकी भारत की कंपनी है। अब इंडिया की कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर इंडियंस ज्यादा होने चाहिए, भारत के लोग ज्यादा इन्वेस्टर होने चाहिए। लेकिन न्यूज पढ़ो जरा, स्विगी टर्न्स इंडियन एंटिटी एज फॉरेन इन्वेस्टर सेल्स स्टेक्स। मतलब कि स्विगी जो है इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कौन है? बाहरी देश के लोग हैं। अगर भारतीय कंपनी है तो इन्वेस्टर कहाँ के होने चाहिए? भारत। अगर बात करी जाए तो 50% जो इन्वेस्टर्स है वो फॉरेन के हैं। अब जब 50% जो आपके फॉरेन के इन्वेस्टर्स है तो क्या वो इंडियन कंपनी रहेगी अब? क्योंकि वो उसके हिसाब से चलेगी। तो यहीं पे बात करी जाए, स्विगी लिमिटेड अनाउंस इट वाज नाउ एन इंडियन एंटिटी फॉलोइंग द रिडक्शन इन। अच्छा देख लो, ये बस इतना ध्यान रख, इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे इतना, लेकिन हाँ देख सकते हो कि कौन करता है। ये एफपीआई करता है, एफडीआई क्या होता है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आई बात समझ में? स्विगी बिकेम्स इंडियन ओन्ड एज कंट्रोल कंपनी। देख लेना है, स्विगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डाल दिया इसमें। कौन सी टाइप की कंपनी बन गई है? इंडिया ओन्ड एज कंट्रोल कंपनी। इंडिया की फॉरेनर्स के द्वारा एक कंपनी को, भारत की कंपनी को क्या किया? ओन कर दिया गया और उसको कंपनी को कंट्रोल किया जाए। 50% से अगर 50% अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब वो कंपनी अब हमारे हाथों से गई। आंसर दो, दीक्षा आंसर देगी मुझे। दीक्षा जी, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। सरस्वती, परिधि, दीक्षा, चलिए पढ़ो इस न्यूज को। ट्रम्प डिक्लेयर्स एंड टू ट्रोस बट सेज ही विल लेट टॉक्स गो ऑन। अभी हमने देखा कि यूएसए इजराइल ईरान की वॉर पे हमने सीज फायर देखा था, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है। अमेरिका इतनी बुरी तरीके से पिटने के बावजूद भी फिर भी क्या करना चाह रहा है? युद्ध में लड़ना चाह रहा है। अब उसने क्या अनाउंस किया है कि भाई अमेरिका के लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करे? इंडियन आर्मी में भर्ती हो। ओ सॉरी, अमेरिकन आर्मी में, इंडियन आर्मी बोल दिया। US strike in southern Iran killed 8 military personnel, says Tehran। अब दो है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? तो कहाँ है चाबार पोर्ट? ईरान में ना। किसका है वो? इंडिया का। इंडिया ने डेवलप कर रखा है। अब जो है यहाँ पे कौन इसकी बातों पे विश्वास करने वाला है? जरा इस न्यूज को पढ़ो। एक इंटरव्यू हो रहा था और उस इंटरव्यू के दौरान जो है चाचा जी क्या कहते हैं? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीट्स विद साइरन प्रेसिडेंट अहमद अल सारा। अच्छा ये वाला नहीं है, इसमें था। अच्छा यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट क्या है कि ये तो आपका न्यूज किससे रिलेटेड है कि भाई हमारी जो सीज फायर थी, लिखा है ना, द सीज फायर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान एस्टैब्लिश्ड थ्रू द memorandum of understanding MOU signed as 17 June has come under
सेवर स्ट्रेन आफ्टर। अब जो है यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट कह रहे कि हम जो है इतनी आसानी से लड़ाई नहीं रोकने वाले। अब जो है आगे अगर आप न्यूज देखोगे तो यहाँ पे देखो, ट्रम्प वॉज टॉकिंग अबाउट ईरान, देन ही मेंशन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान। ये इंटरव्यू के दौरान कहे गए शब्द है। मतलब मुझे तो लगता है वो बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापे के टाइम में ना नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ज्यादा नहीं संभालने चाहिए। अब क्या कह रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ किसका आना था, इसराइल, ईरान आना था, लेकिन क्या बोला, जापान। तो ये आपका देख लो कि किस तरीके से। अब यहाँ पे यूएस आर्मी में जो है सबसे ज्यादा भर्ती, अब जो है ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई अब क्या करो तुम, यूएस आर्मी में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भर्ती हो, ताकि हम लड़ाई कर सकें। आई बात समझ में। अब ऐसा एक बार अमेरिका पहले कर चुका है, वियतनाम वॉर के टाइम पे ऐसा अमेरिका कर चुका है। देखो, ऑटोमेटिक यूएस मिलिट्री ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन प्लान बाय दिसंबर फिलिंग सोर्स। यहाँ पे देखो, यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट इंप्लीमेंटेड अ मिलिट्री ड्राफ्ट ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट। जब वियतनाम वॉर होती है तो वियतनाम वॉर के दौरान भी अमेरिका बहुत बुरी तरीके से पिटता है। तो सेम कंडीशन जो आज अमेरिका की हो रही है, वही अमेरिका की कंडीशन तब भी थी। तब भी अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान जो है बहुत सारे क्या बोला था कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अब अमेरिकन जो है यूएसए की आर्मी में भर्ती हो। तो सेम वही कंडीशन दोबारा आ रही है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। चलिए आगे देखते हैं। जब भाई यहाँ पे ऑयल के शॉर्टेज हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, ईरान ने मना कर दिया था, इसराइल ईरान इराक की कंडीशन अलग खराब चल रही थी, तब जो है हमने भीख किससे मांगी तेल के मामले में, रसिया से। रशियन ऑयल शेयर्स इन इंडिया से इंपोर्ट राइसेस। अब जो है देखो 2024 में हमारा 37 पॉइंट के आसपास था हमारा शेयर, इतना हमारा तेल आता था। 2024 में 43 के आसपास आता था, 25 में आपका ये आता था। अब जो है मई 2026 में कितना हो गया है, कितना 42%। तो हमारा जो इंपोर्ट है कितना इंक्रीज हुआ है, रसिया से तेल लेने का इंपोर्ट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है। Russia shares in India above imports rose above 40% in May 2026, the highest in nearly 2 years, according to official government data. पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा रसिया से हमने इस साल तेल खरीदा है। तो क्वेश्चन बनेगा तो कर सकते हो, रसिया से सबसे ज्यादा हमने तेल खरीदा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिपोर्टेडली चार्ज इंडिया अ प्रीमियम क्रूड ऑयल में 2026, रसिया। चलिए, ईवी व्हीकल किस किस के पास है, सबके पास डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी है। अभी जो है सरकार ने क्या किया है, इंडिया ईवी ट्रांजिशन कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर रेट्रोफिटमेंट। ईवी व्हीकल जो है बहुत महंगी आती हैं अमूमन। अब देखो, जिसके पास 10-12 लाख की डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी है, क्या वो दोबारा से ईवी व्हीकल्स को अफोर्ड कर पाएगा, नहीं। क्योंकि इंडिया में जो है आपकी मिडिल क्लास फैमिली है, और हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गाड़ी जो है क्या होता है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि हम गाड़ी ऐसे लेके चलते कि लंबे समय तक, आने वाले 10-12 सालों तक हमारा साथ निभाएगी, है ना। इस तरीके से हम सोच के चलते हैं। अब जो ज्यादा अमीर होगा तो वो हर 2-3 साल में गाड़ी चेंज करेगा। अब जो है क्या है, यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है, वो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रही है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करती है। इसी कंडीशन में द कंट्री नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेट्रोफिटमेंट फ्रेमवर्क विच कैन डेमोक्रेटाइज ईवी ट्रांजिशन एंड सपोर्ट। अब जो है यहाँ पे क्या बात चली आ रही है, यहाँ पे बात चली आ रही है कि भाई डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां जो है भाई बहुत जो है क्या करती है, एनवायरमेंट को हार्म करती है। अब मान लो ये गाड़ी है, जो भी होगी है, क्रेटा ही मान के चलो इसे, या फिर ब्रीजा मान के चलो, कोई गाड़ी है मान लो। अब जो है इस गाड़ी का इंजन जो है अगर हम निकाल के ईवी के अकॉर्डिंग बना दे तो महंगा भी नहीं होगा। मतलब कि गाड़ी का इंजन कैसा बन रखा है, अभी रिसेंट अगर हमारे पास गाड़ी पेट्रोल डीजल वाली, तो उसका इंजन कैसा है भाई, डीजल तो पेट्रोल से चलने वाला है। लेकिन अगर हम उसके इंजन को ट्रांसफॉर्म कर दे किसमें, ईवी में, अगर हम उसकी अगर मैं बात करूं तो इंजन को अगर हम कैसे बना दे, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला इंजन बना दे, तो वो गाड़ी जो आपकी जो गाड़ी है, मान के चलो आपके पास क्रेटा ब्रीजा कुछ भी गाड़ी है,
आपके पास पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है। अब जब आपके पास 10-12 लाख की गाड़ी है तो आप जाहिर सी बात है कि 10-12 15-16 लाख में दोबारा से कोई ईवी व्हीकल खरीदने वाले नहीं हो, कोई भी नहीं खरीदता, क्या ही करेगा आदमी। अब अगर ऐसा हो कि आपका जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी है उसका अगर आप इंजन को ट्रांसप्लांट कर दे किसकी फॉर्म में, ईवी वाली व्हीकल में, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंजन होता है, अगर हम उस गाड़ी का इंजन आपकी गाड़ी में ट्रांसप्लांट कर दे तो आपके लिए भी सस्ता होगा। मतलब आपको दोबारा से ईवी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम खाली इंजन को चेंज कर देंगे, किसमें, ईवी वाले इंजन को पेट्रोल डीजल वाले इंजन में डाल देंगे। तो यही बात चल रही है कि जो हम क्या करने वाले, ट्रांसप्लांट करने वाले। तो देखो यहाँ पे द रिसेंट conflict in West Asia has highlighting the risk of excessive dependence in imported energy। तेल पे चल रहा है हमारा मामला सबसे ज्यादा इस बार ही, हमारे जो इंडिया सॉरी यूएसए इजराइल वॉर की वजह से हमारा जो यहाँ पे तेल का जो है क्या, हमें ऑयल क्राइसिस देखने को मिली। अब ऑयल क्राइसिस को देखने के बजाय अगर हम आगे ऐसी सिचुएशन बने, उस सिचुएशन को लड़ने से पहले हम क्या कर दे कि जो हमारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दे। किससे, उसका इंजन चेंज करके। तो जब इंजन चेंज हो जाएगा उस गाड़ी का तो आपको नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फायदा सबका होगा। तो यहाँ पे यही बात चली आ रही है। तो आप लोग ध्यान देना, आगे जो भी इससे रिलेटेड बातचीत चलेगी उस पर आप ध्यान देना। देखो ये आपका चल रहा है, ये द ईवी व्हीकल बन सकती है। चलिए इसका आंसर दे लेना। अब जो है हाई कोर्ट अपहोल्ड्स यूनिफॉर्म लीगल मैरिज एज फॉर ऑल रिलीजन। भाई मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी की एज को क्रॉस करती है, प्यूबर्टी की एज में आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है 15-16 साल में उनकी जो है शादी को करा दिया जाता है। मुस्लिम महिलाओं में ऐसा होता है ना कि मुस्लिम्स की जो फीमेल्स होती है उनकी 15-16 साल में शादी करा दी जाती है। अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो 18 और 21 का क्या है यहाँ पे रेशियो है कि 18 साल की जब महिला होगी तो उसकी शादी होगी, 21 साल का जब पुरुष होगा तो उसकी शादी होगी। तुम लोग तो चेंज हो गया, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ ना यहाँ पे, अब तो 23, 25, 21, 23 हो गया, 21, 23। अब जो चलो रिसेंटली लिख लेते हैं 21 और 23। क्या तुम लोग एलिजिबल हो गए शादी करने के लिए? 23 साल की नहीं हुई अभी? अच्छा गर्ल्स हो गई है एलिजिबल, इधर तो हो गई होंगी। किसके भी नहीं हो अभी तुम लोग? हो गए? करो शादी, शादी करो, मना कौन कर रहा है? आजकल तो वैसे भी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रही है, शादियां करो बढ़ चढ़ के। हमें भी तुम्हारी शादी की दावत खाने का मौका मिलेगा अगर बुलाओगे तो। चलो फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे। तो मुस्लिम्स महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि 15-16 साल में उनकी शादी हो जाती है। अभी किसके अगेंस्ट है? आपके कानून के अगेंस्ट है। इसी कंडीशन में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कहाँ है आपके? यूपी में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है भाई कि सब धर्मों के लिए समान रूप से क्या होगी, एज होगी। यानी कि अब मुस्लिम्स की महिलाएं भी ऐसे, मुस्लिम लोग भी ऐसे नहीं बोल सकते कि 15-16 साल में हम जो अपनी बेटी बहू का बेटियों का क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अब उनमें तो क्या होता है कि अपने भाई बहनों के साथ शादी हो जाती है। लेकिन मैं बात करूं तो यहाँ पे मैरिज एज फॉर ऑल रिलीजन ये अनाउंस किया कि सभी धर्मों के लिए एक ही एज होगी जो शादी की एज होगी। आई बात समझ? अब मुस्लिम लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा अपना पर्सनल कानून। अब यहाँ पे अगर सबके अपने अपने धार्मिक पर्सनल कानून देखने आ गए तो क्या यहाँ पे जो हमारा सेक्युलरिटी है वो बनी रहेगी, जो हमारा सिनेरियो चला रहा है वो बना रहेगा? इस कंडीशन में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे रखा है। चलिए अभी किसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है, जो अभी रिलीजन निकाला है। आई बात समझ में? चाइल्ड मैरिज एक्ट। आपके घर के आगे अगर मुर्गा सुबह सुबह बाग दे रहा है तो आपके पिताजी माताजी क्या कहती है कि चलो भाई उठ जाओ, अब तो मुर्गे ने भी आवाज निकाल दी। चिड़िया आपके घर के आगे बैठती है, कोयल कुकू करती है ना? उसी तरीके से एक साइंटिस्ट है, एक महिला साइंटिस्ट है, उनको जो है 95 लाख जो है प्राइस मिला है। किसके लिए? बर्ड्स कॉल।
Why researchers are excited about zebra phoenix? Zebra phoenix एक छोटी सी बर्ड है, ये है आपकी zebra phoenix। इस zebra phoenix की आवाज को डिकोड कर दिया भाई आपकी इन महिला ने कई बार सुना और उसकी जो है आवाज को डिकोड कर दिया कि भाई ये बोल क्या रही है। अब वो क्या बोल रही है वो तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो है उसकी आवाज को डिकोड कर दिया। और ये महिला का नाम क्या है? इस महिला का नाम है आपका डॉक्टर जूली इली। तो द रिसर्च फॉर विच डॉक्टर जूली इली रिसीव्ड अवार्ड प्राइमरी फोकस्ड ऑन कम्युनिकेशन थ्रू वोकलाइजेशन अमंग ज़ेब्रा फिनिक्स। ज़ेब्रा फिनिक्स एक छोटी प्रकार की छोटी सी बर्ड होती है, उस बर्ड की इन्होंने आवाज को डिकोड कर दिया कि भाई ये बोल क्या रही है। आई बात समझ में? तो जैसे कोयल होती है, मुर्गा बाग दे रहा है, आपके घर वाले अपनी अपनी बातें बताते हैं कि भाई उठ जाओ, अब तो ये भी आ गए, अब तो समय हो गया मॉर्निंग का, उठने का टाइम हो गया। तो इसी प्रकार से आपके पेरेंट्स ने अपनी अपनी एक भाषाएं बनाई हुई है कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं, आवाज को डिकोड किया है। इनमें से कम्युनिकेशन थ्रू वोकलाइजेशन अमंग ज़ेब्रा फिनिक्स। ज़ेब्रा फिनिक्स जो बर्ड है ना, उसकी आवाज को इन्होंने क्या किया? डिकोड किया। बताया ना मैंने आपको। ये वो महिला है डॉक्टर एली, और ये वो बर्ड है ज़ेब्रा फिनिक्स जिसकी आवाज को इन्होंने डिकोड किया है कि बोल क्या रही है। इसलिए इनको 95 लाख का जो इनको अवार्ड भी रिसीव हुआ है। चलिए आज की क्लास की लास्ट न्यूज कि सबसे ज्यादा मौतें होती है कैंसर से। अगर बात करी जाए तो एशिया में सबसे ज्यादा मौत होती है जो हार्ट अटैक होता है, उसके बाद कैंसर से। तो WHO फ्लैग्स ग्रोइंग इनइक्वालिटीज इन एक्सेस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे देखेंगे हम। तो एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो कैंसर है, कैंसर दूसरे नंबर की बीमारी है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। कहाँ? एशिया में। तो ये है, तो देख लो अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ कैंसर 2026, कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर मतलब किससे? नसों से संबंधित। तो नसों से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? हार्ट अटैक, है ना। नस ब्लॉक होती है तो अटैक आता है। तो ये ध्यान रखना कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे कैंसर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हो रही है? एशिया में। आई बात समझ में? अब ये रिपोर्ट में कि कितने प्रतिशत लोग जो है यहाँ पे मरते हैं, तो यहाँ पे इस पूरा डिटेल दे रखा है, टाइम नहीं है इतना। चलिए, तो आज की क्लास आई होप कि तुम्हें समझ में आई होगी। करंट अफेयर तो मैं PDF भेज दूंगी, कृपया करके पढ़ लेना। मैंने बोला था ग्रीन टर्न खरीद लो, ग्रीन टर्न खरीद लो, मैंने बोला तो था ग्रीन टर्न खरीद लो। क्वार्टरली आती है, हाफ ईयरली आती है, ईयरली आती है। मार्केट में क्वार्टरली भी होगी और हाफ ईयरली भी होगी। जुलाई लग गया, जून तक की, मई जून तक की आ गई होगी, उसको खरीद लो ग्रीन टर्न। बाकी तो मैं करवाई दूंगी। अब देखो ग्रीन टर्न आपकी हिंदी में आती है, वही दिक्कत है। तो तुम्हें क्या करना, देखना एक बार मार्केट में पूछ लेना कि ग्रीन टर्न इंग्लिश में भी आती कि नहीं।